साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सम्मानसी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, यह बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं वतन के फूल यहाँ। हम इस पंक्ति को दोहराकर ये बताना चाहते हैं कि भारत में कला और संस्कृति के जो अद्भुत उदाहरण हैं, वह न केवल भारत की संपूर्ण भूमि में वरन हमारा मध्य प्रदेश, जो कि भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, यह हमारे देश में कला और संस्कृति का सुंदर समन्वय और अजूबा नमूना है। तो दोस्तों, हम अपने मध्य प्रदेश के इतिहास की ऐसे 100 प्रश्नों की सीरीज के साथ सामने हैं, जो कला और संस्कृति यानी हमारे प्रदेश में जो भी कलाएं विकसित हुई, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो या चित्रकला, ठीक, लोकगीत, लोक गायन या अन्य रूपों में, चाहे स्थापत्य कला की दृष्टि से रही हो, जो आज हमारे देश में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विख्यात है, हमारे प्राचीन ऐतिहासिक गौरव का स्मरण कराती है। ऐसे तथ्यों के साथ हम अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इन प्रश्नों के माध्यम से हम आपके समक्ष चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम सीधे मध्य प्रदेश के कला और संस्कृति और इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की सीरीज में पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कवियों और उनके उपनामों के संदर्भ में असत्य युग्म का चयन करें। तो दोस्तों, हम प्रश्नों के माध्यम से जो श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो विस्तार से आप भी इसको पढ़िएगा और जानिएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है असत्य युग्म का चयन करें, कवि और उनके उपनाम बताए गए हैं, यानी कुछ कवि हैं, उनको और कुछ नाम से भी जाना जाता है, वो हमें बताना है। उसमें से असत्य युग्म कौन सा होगा, यानी गलत कौन सा है। पहला है कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इंग्लैंड के एक महान नाटककार थे शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की ख्याति नाटकों की रचना के कारण इतनी विश्वविख्यात हुई, उसी के कारण भारत के भी महान संस्कृत के नाटककार कालिदास, जिन्होंने गुप्त काल में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे 3 नाटकों की रचना करके विश्वविख्यात ख्याति अर्जित की, तो इनको भारत का शेक्सपियर की उपाधि से यानी उपनाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है भवभूति। ये भी संस्कृत के महान नाटककार थे और भारत का मिल्टन इनको कहा जाता है। ठीक है। भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे और इन्होंने वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, शतत्रयी की रचना करी, वाक्य पदीयम की रचना करी संस्कृत में। लेकिन कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास जी को कहा जाता है। केशव दास जी ने अपनी रचनाओं में इतने कठिन छंद का प्रयोग किया है, जिसके कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऐसी शब्द रचना शैली उनकी ऐसी है कि कठिन काव्य के रूप में जानी जाती है। केशव दास जी ओरछा से थे। ठीक है। तो ये जो उपनाम है, ये केशव दास जी के साथ बैठेगा, इस दृष्टि से ये कथन गलत हो जाएगा। बाण भट्ट भी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। साहित्य के वनांचल का केसरी इनको कहा जाता है। इन्होंने भी संस्कृत में अनेक रचनाओं को रचा है। कादम्बरी, ठीक है, हर्षचरित, इस तरीके से रचनाओं को देख लेते हैं हम उनके। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में, मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, ये जो रचनाएं दी हुई हैं, एक तरफ उनके साहित्यकारों के नाम हैं और जाहिर सी बात है इन सबका संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से है। तो ऐसे रचनाकार मध्य प्रदेश की धरती में जन्मे, इनकी यह कर्मस्थली, जन्मस्थली मध्य प्रदेश रहा है, इसलिए हम इनको कला और संस्कृति के संदर्भ में मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। बिल्कुल सही है। प्राणार्पण जो खंड काव्य है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। बिल्कुल सही है। हंसते हैं रोते हैं, ये शरद जोशी की रचना नहीं है। ये जो रचना है हरिशंकर परसाई जी की है और हरिशंकर परसाई जी है भारत के यानी मध्य प्रदेश के महान व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर परसाई जी की इनकी रचना है हंसते हैं रोते हैं। ठीक है। तट की खोज, ऐसी अनेक रचनाओं को इन्होंने रचा। समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ये बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी वही कवि हैं जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा की रचना करी और ख्याति अर्जित की। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में मेले और उनके गलत युग्म का चयन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो जीके आता है एग्जाम में, उसमें कौन से मेले कहाँ होते हैं, इनसे संबंधित तथ्य भी आपको याद होना चाहिए। उसी सीरीज में हम आज इन प्रश्न चारों को देखते हैं, कौन सा मेला किस स्थान से संबंध रखता है। तो देखिएगा, कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में होता है
और सोडलपुर जो है कान्हा बाबा मेला के लिए फेमस है। ठीक है, और ये कहाँ है सोडलपुर हरदा होशंगाबाद के बीच में है। धामोनी उर्स सागर में है। धामोनी उर्स कहाँ है? सागर में आयोजित होता है। ठीक, मुस्लिम संत है उनकी मजार पर ये धामोनी उर्स सागर में होता है। माघ घोघरा का मेला सिवनी में होता है, बिल्कुल सही है। मानधाता का मेला ये खंडवा में होता है, और खंडवा में मानधाता एक पवित्र स्थल है, वहां मानधाता का मेला लगता है। पचमढ़ी जो है ये पचमढ़ी, ये जो है पचमढ़ी लिखा हुआ है, पचमढ़ी में शिवरात्रि का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? यहाँ महाशिवरात्रि जो होती है तब यहाँ पचमढ़ी में मेला लगता है। इस दृष्टि से ये जो जोड़ा है ये गलत है, और बाकी क्या है? बाकी सही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। आगे आते हैं चौथे प्रश्न में, जिसमें ये दिखाया गया है एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, हमें मिलान करना है किसकी रचना कौन सी है। तो महाकवि भवभूति जो है भारत के मिल्टन कहा जाता है, संस्कृत के महान नाटककार रचनाकार रहे हैं, और इनकी जो रचना है कादम्बरी है, हर्षचरित है, बाणभट्ट के दरबारी ये जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। महाकवि भवभूति जो है भारत के मिल्टन कहलाते हैं, संस्कृत के महान नाटककार रचनाकार है, इनकी रचना है उत्तर रामचरित, इसको संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक कहा गया है। भर्तृहरि इनकी रचना है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, शतक त्रयी इनकी रचना है। कालिदास मेघदूतम ये उनका खंड काव्य है, मेघदूत, जिसमें मेघों को दूत बनाकर एक नायक और नायिका के बीच प्रेम संबंधों को इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा पहला का चौथा और चौथे का पहला। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म गलत है? यानी असत्य का मतलब क्या होता है? गलत। तो मिलान करना है। बहुत सारी संस्थाएं हैं प्रदेश में, उनकी स्थापना वर्ष दिया है, कौन सा मिलान गलत है ये बताना है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 बिल्कुल सही है, भोपाल में है। साहित्य के क्षेत्र में जो रिसर्च है, प्रोन्नयन कार्यक्रम है, वो इस परिषद के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक, ये भी 1969 भोपाल में, ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी ये जो है 1987 में ना होकर ये 1985 में स्थापित हुई होने वाली एकेडमी है, और ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 में है, बिल्कुल सही है। तो ये अकादमी क्या होती है? ये जो अकादमी है जिनके लिए गठित की गई हैं, उनके विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती हैं। साहित्य परिषद मतलब मध्य प्रदेश में साहित्य चाहे किसी भी भाषा में रचा जा रहा हो, उनके विकास, अनुसंधान, बढ़ावा देने के लिए यह समर्पित है। दूसरा हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी भाषा में ग्रंथों की रचना, पुस्तकों की रचना करना, इनके बारे में है शोध और प्रोन्नयन नवाचार के कार्यक्रम करती है। संस्कृत अकादमी संस्कृत भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, सिंधी अकादमी सिंधी भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए यह अकादमी काम करती है और विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी वाला गलत, जो कि स्थापना वर्ष गलत दिया हुआ है। और इन सब का मुख्यालय ध्यान दीजिएगा, इन सब का मुख्यालय भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से असत्य को छांटिए। तो दोस्तों इसमें से जो जोड़ा बना हुआ है उनमें से कौन सा असत्य है? असत्य का मतलब कि गलत कौन सा जोड़ा है? दादरिया जो है लोक गायन है, लोक गायन जो है बुंदेलखंड में गाया जाता है, दादरा दादरिया। ठीक है, लावनी जो है मालवा निमाड़ में है। लावनी कहाँ? मालवा और निमाड़ में। इस दृष्टि से ये जो है लावनी बघेलखंड में नहीं होगा। ठीक है, बघेलखंड में लावनी नहीं है, लावनी मालवा निमाड़ में गाया जाता है, और यह मुख्यतः महाराष्ट्र सी संस्कृति से प्रेरित है। बम्बुलिया बुंदेलखंड में, ठीक है, गाया जाता है कुमारी कन्याओं द्वारा। रेलो गीत ये भी भेल कोरकू और जो मालवा की क्षेत्र की जनजातियां हैं, पूर्व में जनजातियां हैं, उनके द्वारा ये रेलो गीत आयोजित किया जाता है, विवाह के अवसरों पर गाया जाता है, बच्चों द्वारा भी गाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह उत्साही गीत होता है। इस प्रकार से लावनी इनमें से असत्य जोड़ा हो जाएगा, बाकी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में।
इसमें दिया गया है किन संगीतकारों का संबंध उनके क्षेत्रों से है। तो विभिन्न क्षेत्रों में ये संगीतकार अपना योगदान देते हैं, उन्हें हमें बताना है कि किनका संबंध किस क्षेत्र से है। उस्ताद अलाउद्दीन खां ये मूलतः त्रिपुरा के थे, यानी तत्कालीन जो बंगाल स्टेट था ब्रिटिश भारत में, गुलाम भारत में, वहां वो जन्मे थे। वर्तमान वह क्षेत्र त्रिपुरा में आता है भारत में। बाद में फिर ये मैहर आ गए थे, मैहर राजघराने में राजा के आमंत्रण पर, और मैहर को अपनी कर्मस्थली बनाया और यह प्रसिद्ध सरोद वादक थे। मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी समारोह होता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह अकादमी भोपाल में है, 1979 में स्थापित हुई। और समारोह कहाँ होता है? मैहर में होता है। मैहर कहाँ है? सतना में है। और ये सरोद वादक थे। आमिर खां जो है सितार वादक है। मृदंगाचार्य राव मृदंग वादक है। कुमार गंधर्व ख्याल गायक है। ठीक है, इनका संबंध देवास से है। आमिर खां का संबंध इंदौर से है और मृदंगाचार्य राव मृदंग वादक करते हैं और उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक है। मैहर इनकी कर्मस्थली है। इस तरीके से पहले का दूसरा और चौथे का पहला। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कौन सा असत्य युग्म है? तो दोस्तों इसमें भी हमें यह बताना है कि कौन सा जोड़ा असत्य बताया गया है। अब इनमें भी रचनाएं हैं, रचनाओं का संबंध किस लेखक से है, सही दिया हुआ है या गलत, उसे हमें बताना है। तो ये रचना है भूत के पांव पीछे। हमने बताया कि हरिशंकर परसाई जो है मध्य प्रदेश के ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे साहित्यकार हैं। जन्म इनका तो हुआ होशंगाबाद में, और ये महान व्यंग्यकार हैं। हिंदी में इन्होंने व्यंग्यों की अनेक रचनाएं करी हैं। और भूत के पांव पीछे, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, ये उनकी रचना है। तट की खोज, तो इस तरीके से हरिशंकर परसाई की ये सही रचना है। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है, सही है। प्रबोध पचासा ये पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? पद्माकर। और शरद जोशी की रचना ये नहीं है। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन ये पद्माकर की रचना है। पद्माकर का संबंध सागर से है। अंगूरा मुल्ला रमोजी की रचना है। मुल्ला रमोजी भोपाल से संबंध रखते हैं और इनको गुलाबी उर्दू शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुल्ला रमोजी को गुलाबी उर्दू शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, अंगूरा इनकी रचना है। इस तरीके से हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। असत्य युग्म को बताना है, यानी गलत कौन सा है। तो सही हम चयन कर लें तो अपने आप गलत वाला किनारे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। संत सिंगा जी सूरदास के समकालीन थे, ये बिल्कुल सही है। संत सिंगा जी का समय भी जो है 16-17वीं शताब्दी के आसपास का है। सूरदास का भी संबंध 16 शताब्दी के आसपास का है। घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। तो दोस्तों मुगल शासक अकबर 16वीं सदी से संबंध रखते हैं, जबकि घाघ 17वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं। ये 17वीं सदी और ये अकबर जो है 16वीं सदी से थे, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, सही है। हरिशंकर परसाई को मुख्यतः व्यंग्य विधा के लिए जाना जाता है, हमने पुराने प्रश्न में चर्चा की। इस तरीके से दूसरा नंबर इसका जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? दोस्तों मुक्तिबोध जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम पर महान साहित्यकार थे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, और इनके बारे में रिसर्च करने के लिए, इनकी रचनाओं पर रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए जो सृजन पीठ स्थापित की गई है वो सागर में स्थापित की गई है। सागर में किसमें? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ है? फर्स्ट एमपी का विश्वविद्यालय है, 1946 में स्थापित हुआ था। और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का, और 1946 में स्थापित हुआ, सागर में है। और सागर में इस सृजन पीठ को मुक्तिबोध जी की सृजन पीठ यानी उनके बारे में रिसर्च करने के लिए स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अन्य रिसर्च पीठ भी हैं, जैसे उज्जैन में प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के नाम पर
भोपाल में जो सज्जन पीठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम पर है। जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान के रचनाओं पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। 3 कथन गलत होंगे, एक को सही बताना है। सतखंडा महल कहाँ है? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश अनेक ऐतिहासिक इमारतों के लिए फेमस है और वह हमारी धरोहरों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश और प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ावा देती हैं। साथ ही साथ हमें हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है उसके लिए भी गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। ठीक है, तो हमें अपने देश के प्रदेश के ऐसे पर्यटन स्थलों से परिचित होना चाहिए। साथ ही साथ हम यदि प्रतियोगी छात्र हैं तो हमें इनसे अवगत जरूर होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हम देश और प्रदेश का सांस्कृतिक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान रखते हैं तभी हम एक अच्छे प्रतियोगी के साथ साथ हम सरकारी सेवा में जो मांगे हैं, जो आपसे ज्ञान अपेक्षित है उसके लिए हम अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं और सफलता के लिए हम अपने कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। तो सतखंडा महल जो है चंदेरी में नहीं है, सतखंडा महल जो है दतिया में है। कहाँ है? दतिया में, तो ये गलत हो जाएगा। नौखंडा महल कहाँ है? नौखंडा महल ये चंदेरी में है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। जहांगीर महल छतरपुर में है, ये भी गलत है, ये ओरछा में है और वीर सिंह देव ने इसको बनवाया था। ठीक है, जहांगीर के ओरछा आगमन पर, क्योंकि वो आपस में दोनों दोस्त थे। राजा अमन का महल पन्ना में है, ये बिल्कुल सही है। अजयगढ़ में, अजयगढ़ दुर्ग में राजा अमन का महल भी है। ठीक, ये पन्ना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जाति द्वारा गाया जाता है? तो दोस्तों बसदेवा गायन जो है बघेलखंड का एक प्रसिद्ध गायन है और इस गायन को गाने में जो जाति है उसका नाम है हरबोले। हरबोले जाति जो है रामायण की कथा का गीत, कर्ण की कथा का गीत और जो श्रवण कुमार की कथा है, यानी उनके अंधे माता पिता थे और दशरथ जी ने शब्द वेधी बाण मारा, श्रवण कुमार का देहांत हो गया, ऐसी करुण गाथा जो हम जानते हैं या पढ़ते हैं पौराणिक रूप से, उन सबको ये हरबोले जाति जो है एक वाद्य यंत्र रहता है उसको बजाते हुए गायन करते हैं, उसको हम बसदेवा गायन कहते हैं और यह मुख्यतः बघेलखंड में, मुख्यतः कहां? बघेलखंड में गाया जाता है। ये वहां का लोक गायन है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्न में से एक लोक चित्रकला कौन सी है? तो दोस्तों लोक चित्रकला बताना है। लोक चित्रकला का मतलब होता है दीवालों पर मिट्टी सतह में यानी जमीन पर चित्रकारी करना, बर्तनों में चित्रकारी करना, ये लोक चित्रकला है। ये थापा चित्रकला है, ये निर्माण में किया जाता है। ठीक है, थापा दीवाल में है, थापा चित्रकला निर्माण में प्रचलित है। ठीक, अखाड़ा तो नृत्य है, कंघी मटकी लोक नृत्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों जो महेश्वरी साड़ी है, महेश्वर कहाँ है? महेश्वर खरगोन में है और महेश्वर खरगोन में है, महेश्वरी साड़ी के लिए फेमस है और इसके लिए जो प्रयास किया था वो किया था अहिल्याबाई ने। यहाँ पास संशोधन कर लीजिएगा, उनका नाम नहीं है, मिस हो गया है टाइपिंग में, तो ये कुट्टोबाई नहीं है, यहाँ अहिल्याबाई होगा। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर वंश की महान शासिका थी और इनका जो कार्यकाल है 1767 से 95 यानी अपनी मृत्यु तक, इन्होंने अपने पति खांडेराव की मृत्यु के बाद क्या किया? शासन संभाला, राजकाज दक्षता संभाली, दक्षता पूर्वक शासन किया और लोक माता के नाम से फेमस हुई। और इंदौर में विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी इनके नाम पे है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो महेश्वरी साड़ी को फेमस कराया, यानी इन्होंने राजधानी बनाया था महेश्वर को। इंदौर तो राजधानी थी ही, राजवाड़ा, साथ ही साथ इन्होंने महेश्वर को भी राजधानी बनाया था जब अपने कार्यकाल में इन्होंने शासन किया था और वहां की साड़ी को
प्रचलित कराया, लोक बुनकर जो है उनको रोजगार देने के लिए। इसीलिए 2004 में इस साड़ी को जीआई टैग भी मिला, जीआई टैग भी मिला और वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिला इस ब्रांड के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका अहिल्याबाई। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की काष्ठ शिल्प की प्रसिद्ध परंपरा कहाँ रही है? तो दोस्तों, काष्ठ शिल्प का मतलब होता है लकड़ी के खिलौने बनाना, लकड़ी की ऐसी कलात्मक वस्तुएं बनाना जो मार्केट में बिके। इसके लिए जो फेमस स्थान है बैतूल है, होशंगाबाद है, मंडला है, इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेराकोटा शिल्प के लिए क्या फेमस है? तो दोस्तों, टेराकोटा शिल्प जो है ये मुख्यतः देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए फेमस शिल्प कला है और यह मुख्यतः मिट्टी के खिलौनों के रूप में मिट्टी, चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं और यह मंडला में जनजाति समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं। तो टेराकोटा शिल्प कहाँ फेमस है? मंडला में। यह देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाया जाता है और ये बिकते भी हैं। तो टेराकोटा शिल्प कहाँ संबंधित है? मंडला से संबंधित है, वहां जनजाति समुदाय द्वारा भी बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, असत्य युग्म का चुनाव करें। तो दोस्तों, इनमें से 4 कथन सही हैं और एक कथन गलत होगा। कौन सा गलत होगा वो हमें बताना है। तो सीधा हम प्रश्नों को देखते हैं। केशवदास का जन्म ओरछा में हुआ था, ये सही है। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार के राजकवि थे, ये सही है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, ये भी सही है। विज्ञान गीता शिवा बावनी, ठीक है। और रामचंद्रिका, जहांगीर यशचंद्रिका इनकी रचना है। केशवदास हिंदी के साहित्य के छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि नहीं है, ये रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल का कवि हैं। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वीरगाथा काल, वीरगाथा काल के बाद आता है छायावाद, छायावादी काल, ठीक है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, छायावाद काल, रीति काल और रीति काल के बाद प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी का नई कविता की रचना का काल। तो इस तरीके से जो रीति काल है, रीति काल में मुक्त छंदों की रचना, मुक्त काव्यों की रचना हुई और इनमें से केशवदास जी भी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सुमेलित करना है हमें, प्रमुख रचनाएं दी हुई हैं और उनमें से कौन सी रचना किस रचनाकार की है ये हमें बताना है। तो मिलान करिएगा सीधा सीधा। गांधी पंचसती, गांधी पंचसती की रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। कौन है गांधी पंचसती की रचनाकार? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म भी होशंगाबाद में ही हुआ था। ठीक है, नरसिंहपुर होशंगाबाद इनका कर्मस्थल, जन्मस्थल क्षेत्र रहा है। वैष्णव की फिसलन रचना है हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म जो है होशंगाबाद में हुआ, प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं हिंदी के। कटे अंगूठे की वंदन वारे शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है और प्राणार्पण जो है खंड काव्य है और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ये आंसर हो जाएगा एक का दूसरा, दूसरे का पहला और सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निमाण का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? दोस्तों, इतिहास में जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो आंदोलनकारियों में या स्वतंत्रता आंदोलन के समर में मध्य प्रदेश के भी ऐसे वीर नायक हुए जिन्होंने अपने बलिदानों से मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास में जो त्याग और बलिदान की कथा है उसको अपने बलिदानों से लिख दिया। ठीक, उनमें से निमाड़ के रॉबिन हुड कहलाने वाले भीमा नायक भी थे और भीमा नायक आदिवासी भील नेता थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1857 की क्रांति में महान योगदान दिया और ये जो है पहली बार जो विद्रोह किए थे साहू और सेठ और साहूकार जो हुआ करते थे, जो लोगों का शोषण किया करते थे, ठीक है, धन की टैक्स की उगाही में, लोगों से जबरन वसूली में। तब ये क्या किए, इन्होंने जो सेठ और साहूकार है उनको टारगेट किया और उनके यहाँ लूट मार किए, उनका धन चुराया और छुड़ाकर या चुराकर जैसे भी हो उन सबको, उनके धन को लूट कर गरीबों में क्या करते थे, बांट देते थे। इसीलिए इनको गरीबों का रॉबिन हुड या निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। निमाड़ का क्यों किया गया? क्योंकि निमाड़, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है, खरगोन को पश्चिमी निमाड़, और इस बड़वानी सहित इन क्षेत्रों में अपनी धाक जमाई, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया।
इसीलिए निमाड़ क्षेत्र का इनको रॉबिन हुड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। खाज्या नायक कब शहीद हुए? तो दोस्तों खाज्या नायक भी एक भील आदिवासी नेता रहे। 11 अप्रैल 1858 को इनको जो है बड़वानी व हाजलौद के बीच युद्ध हुआ था, अम्बापानी युद्ध। अम्बापानी, उस अम्बापानी के युद्ध में जेम्स आउट्रम ने इनको मार दिया गोली और ये शहीद हो गए। तो 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी के युद्ध में जेम्स आउट्रम से लड़ते समय ये शहीद हो गए खाज्या नायक, और ये भी निमाड़ के महान भील आदिवासी सेना नायक रहे और भारत के वीर क्रांतिकारियों में इनका नाम श्रद्धा से सदैव याद किया जाएगा। वीरसा गोंड किस आंदोलन से संबंध रहे? तो दोस्तों वीरसा गोंड जो है ये गोंड आदिवासी नेता रहे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के समर में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समर में। ये भारत छोड़ो आंदोलन बैतूल में ये अगस्त में 1942 में, वहां एक स्थान है घोड़ा डोंगरी, और ये घोड़ा डोंगरी सायपुर में जब भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बज रहा था, पूरे देश में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। उसी क्रम में 19 अगस्त 1942 को बैतूल क्षेत्र के घोड़ा डोगरी साहेबपुर क्षेत्र में इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और वीरसा गोंड जो है गोंड आदिवासियों के नेतृत्व के कर्ता के रूप में आगे बढ़े और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। ठीक है, तो इनका समय याद रखेंगे। डी नंबर, टांट्याभील को कब फांसी दी गई थी? तो दोस्तों टांट्याभील को फांसी 4 दिसंबर 1889 को दी गई थी। टांट्याभील को प्यार से टांट्या मामा भी कहते थे। ये जो है भीलों के एक अग्रणी नेता थे और देश की स्वतंत्रता सेनानियों में इनका अमर योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ठीक, टांट्याभील स्मारक भी है इंदौर में। ठीक, भंवरकुआ चौराहे का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर हुआ है। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम भी इनके नामकरण पर हुआ है। तो इस तरीके से टांट्याभील मालवा क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की थी। इनको 4 दिसंबर 1889 को इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। लाल पद्मधर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये जो लाल पद्मधर सिंह हैं ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के तत्कालीन विंध्य प्रदेश कहलाने वाले विंध्य क्षेत्र वर्तमान सतना जिले के कृपालपुर गांव में जन्मे थे और इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इलाहाबाद में स्टूडेंट के संगठन में नेतृत्व करते हुए देश की आजादी में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हो गए। इनका जन्म सतना जिले के कृपालपुर में हुआ था। तमस नदी के किनारे इनका स्मारक कृपालपुर में बना हुआ है। आप कभी जाएं तो देख सकते हैं, माधवगढ़ के पार सतना नदी के बाद स्मारक इनका कृपालपुर में बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों फग्गन सिंह कुलस्ते प्रसिद्ध मध्य प्रदेश या भारत के नेताओं में से इनका नाम गिना जाता है और यह केंद्रीय मंत्री रहे। 1999 से 2004 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नहीं, ये संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। कौन से मंत्री रहे हैं? संसदीय कार्य मंत्री, ये प्रभार इनको मिला था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी इनका जन्म 1959 को मंडला में हुआ था, सही है। लोकसभा क्षेत्र मंडला से रहे, सही है। 2012 में राज्यसभा चुने गए, सही है। यानी 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक, 1, 2 और 3 सही हैं। चौथा गलत है क्योंकि वे संसदीय कार्य मंत्री रहे, न कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इनमें से हमें कुछ स्टेटमेंट हटाने हैं या इनमें से कौन सा
सही होगा। महामृत्युंजय का मेला सतना में होता है, ये गलत है क्योंकि ये रीवा में होता है। कहाँ होता है? रीवा में, चिरहुला में। जल बिहारी का मेला ओरछा में होता है, ये गलत है क्योंकि जल बिहारी का मेला जो है छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे होता है। ठीक है। नाद चांद का मेला पन्ना में है, ये बिल्कुल सही है। अंबार माता का मेला जो है ये मेला जो है ये गलत है, ये भी छतरपुर में किया जाता है, ये गुना में नहीं है। तो इस तरीके से डी नंबर गलत हो जाएगा, केवल सी नंबर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो दोस्तों भरथरी गायन में विरह वेदना प्रधान गीतों को गाया जाता है और यह नाथ संप्रदाय द्वारा गाया जाता है, जिसमें गोरख गीत, ठीक है, नाथ परंपरा के गीत, कबीर के गीत और भरथरी, राजा भरथरी के नित्य शतक, वैराग्य शतक के गीत गाए जाते हैं और यह जो है मालवा अंचल में गाया जाता है। ठीक, ये लोक गायन है वहां का, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लोक गायन मालवा क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक गायन आल्हा गायन बुंदेलखंड से रिलेटेड है, गरबा गरबी ये निमाड़ से रिलेटेड है, बसदेवा गायन बघेलखंड से है, संजा गीत जो है मालवा से रिलेटेड है और यह पितृ पक्ष यानी कुमार माह में, जिसको हम आश्विन मास कहते हैं, उस समय कुमारी कन्याएं 15 दिन लगातार दीवार में संजा की आकृतियां शिव पार्वती की सम्मान में या उनकी आराधना में करती हैं, पूजा और अच्छे वर की कामना करती हैं, 15 दिन लगातार पूजा करती हैं, फिर उन फूल पत्तियों को जो है नदी में प्रवाहित कर देती हैं 15 दिन बाद। ठीक है, तो ये संजा की आकृति बनाकर उनकी पूजा करती हैं, ये रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसाणिया लोकगीत, तो निमाड़ क्षेत्र में जो लोकगीत गाया जाता है मसाणिया, ये जो है किस प्रकार का, किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों ये मृत्यु पर गाया जाता है और ये निमाड़ में गाया जाता है। मसाणिया लोकगीत गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, जिसमें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता, क्योंकि आत्मा अमर है, अजर अमर है, यह शरीर नश्वर है और शरीर नष्ट होता है, आत्मा सदैव अमर रहती है या कभी नहीं मरती है। कहा भी गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति, अर्थात जो इस शरीर में आज आत्मा है कल रहेगी, लेकिन जिस तरीके से व्यक्ति की उम्र एक बचपन से लेकर कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन जो आत्मा है वो सदैव विद्यमान रहती है। ठीक है, और एक देह से दूसरी देह में प्रवेश कर जाती है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसमें धीर पुरुष, विद्वान पुरुष या समझदार व्यक्ति शोक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं, ऐसा इस श्लोक का भावार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। आल्हा गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो दोस्तों आल्हा गायन जो है विश्व की सबसे लंबी लोक गाथाओं में से एक है आल्हा गायन, आल्हा कथा। एक रचनाकार थे जगनिक, जगनिक बुंदेलखंड के महान रचनाकार रहे। इनकी रचना है परमाल रासो। परमाल रासो, परमाल रासो जो रचना है ये जगनिक ने रची है और ये जगनिक जो है ये जो जगनिक है अंतिम चंदेल राजा परमर्दी देव के दरबार में रहे और इन्होंने परमाल रासो, राजा परमाल या परमर्दी देव के वीरता पर वर्णन किया है उनके ऊपर। और उनमें परमाल रासो का ही एक भाग है आल्हा खंड, जिसमें 52 युद्धों का वर्णन है और यह कथा जो है कंठस्थ रूप में पहले थी, बाद में फिर इसको लिपिबद्ध किया गया था। इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है, उनके सैनिक थे परमर्दी देव के दोनों। इसको जो गाया जाता है ढोलक और नगाड़े के साथ गाया जाता है बरसात के समय में, शाम के मौसम में वैसे तो एकल रूप से गाया जाता है, ठीक है, और इसको बृहद रूप देने के लिए ढोलक और नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। तो आल्हा गायन को गायन करने वाले
व्यक्ति को अल्हैद कहते हैं और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक और नगाड़े। ठीक है, बरसात के अवसर पर गाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा नगर गुड़िया शिल्प के लिए फेमस है? गुड़िया शिल्प मतलब खिलौनों के लिए, गुड्डा गुड़िया लकड़ी के, कागज के, ठीक है। इसके अलावा कपड़ों के भी बनाई जाती है, पुतला पुतली, उनकी शादी भी कराते हैं। ये परंपरागत शैली है, ये ग्वालियर में प्रमुख रूप से फेमस रही है पुराने समय में। अब अन्य स्थानों में भी इस प्रकार के शिल्प बनाए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के शिल्प कला और उनके प्रसिद्ध केंद्रों के बारे में हमें मिलान करना है। तो इनमें हम बताएं कि कौन सा शिल्प कला किससे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में शिल्प कला और उनके प्रसिद्ध केंद्र का सही चुनाव करें तो पीतल शिल्प नरसिंहपुर सही है। धातु के शिल्प, धातु के बर्तन बनाने का कार्य सतना में होता है। बटहोली में उचेहरा बताया था मैंने, कांसे के बर्तन। सुपारी पर शिल्पकारी यानी वस्तुएं बनाना रीवा में। उपरोक्त सभी, तो ये सभी सही है। पीतल की जो परात बनती है, बर्तन बनते हैं, गंजे बनते हैं, ठीक है। धातु यानी कांसा की बटहोली सतना में, चेहरा में सुपारी शिल्प, सुपारी के ऊपर कलाकृति और चित्रकारी के साथ पात्र बनाए जाते हैं रीवा में। ये सभी सही हो जाएंगे स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? तो दोस्तों विभिन्न समारोह, सांस्कृतिक समारोहों को भी जानना है हमें। ये मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति का, कलात्मक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। ध्रुपद समारोह एक प्रकार से सांस्कृतिक समारोह है और यह भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। और ठीक है, इसको जो है सन 1981 से आयोजित किया जा रहा है भोपाल में ध्रुपद समारोह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्रुपद गायन को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय समारोह होता है। खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों खजुराहो नृत्य समारोह 1976 में प्रारंभ किया गया था। ये खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में है। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिले में। छतरपुर किसके पड़ोस में है? पन्ना जिले के छतरपुर बगल में पड़ोस में है, यानी टीकमगढ़, ठीक, पन्ना। यही जो है खजुराहो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। खजुराहो मंदिर के समूह भी चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए मध्य प्रदेश की शिल्प कला के तीर्थ कहलाते हैं। इनको 1986 में यूनेस्को धरोहर सूची में स्थान मिला था। मध्य प्रदेश की पहली यूनेस्को धरोहर साइट भी यही है। और यहाँ जो है 1976 से नृत्य समारोह होता है। और यह नृत्य समारोह जो है कैसा होता है? शास्त्रीय नृत्य समारोह होता है। कैसा होता है? शास्त्रीय नृत्य समारोह, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य समारोह होता है और यह समारोह जो है पूरे प्रदेश के कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं और शास्त्रीय नृत्यों की अभिव्यक्ति की जाती है। पीर बुधान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पीर बुधान एक मुस्लिम संत थे और उनकी मजार है एक शिवपुरी में। और उस शिवपुरी में सांवरा शिवपुरी कहाँ होता है? सांवरा शिवपुरी में अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटका शैलाश्रय जो है रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक स्थान है रायसेन जिले में, जिसको पौराणिक रूप से महाभारत की कथा से जोड़ा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास निवास कर रहे थे उस समय जो वो पांच जो पांडव थे वो जो है अज्ञातवास के समय रायसेन में जब एक पहाड़ी में निवास कर रहे थे तो उसमें भीम जिस शिला पर बैठकर पहरेदारी किया करते थे उसके नाम से उस क्षेत्र का नाम पड़ गया भीमबेटका। भीमबेटका कहते हैं। और ये शैलाश्रय जो है आदि मानव के समय की बनाई गई जो कलाकृतियां हैं उनके जीवन वृत्तांत हैं उसमें अंकन मिलता है, चित्रकारी मिलती है आदि मानव के द्वारा बनाई गई। 500 से ज्यादा रंगीन चित्रित गुफाओं में इनकी चित्रकारी को देखा जा सकता है। इसको जो है भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 2003 में भी शामिल किया गया है, ठीक। तो ये रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? दोस्तों सयाजी द्वार एक प्रसिद्ध द्वार है, ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है और यह देवास जिले में है। वहां की संपूर्ण गतिविधियों का यह केंद्र है, ठीक। तो ये कहाँ है? देवास जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे। मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन की प्रथा किस माह में आयोजित होता है? तो दोस्तों हीड़ गायन जो है, हीड़ गायन
एक प्रकार से अहीर जाति के द्वारा जो है श्रावण मास में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये मालवा क्षेत्र में गायन किया जाता है। और वैसे संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी दीपावली के अवसर पर हो, नवरात्रि के अवसर पर हो, होली के अवसर पर हो और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अहीर जाति के द्वारा हिड़ गायन की प्रथा प्रचलित है। मालवा में यह जो है हिड़ गायन के नाम से फेमस है। श्रावण मास में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। हिड़ गायन एक प्रकार से बिरहा गायन टाइप में होता है और ये अहीर जाति के द्वारा यानी पाल जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा लोक गायन गद्य और पद्य शैली में गाया जाता है? तो दोस्तों बरसाती वार्ता गद्य और पद्य, जिसको हम चंपू शैली कहते हैं। गद्य और पद्य काव्य को हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य। तो गद्य में भी और पद्य में भी, यानी गायन के रूप में भी और एक सामान्य जैसे गद्य की भाषा होती है उस टाइप में जो लोक गायन है ये गाया जाता है, बोला जाता है। उसको हम बरसाती वार्ता भी कहते हैं और नाम से क्या जानते हैं? बरसाती वार्ता। ठीक है। आगे है रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो दोस्तों रेलो गीत मुख्यतः निमाड़ का गायन है और निमाड़ मालवा में भी प्रमुख रूप से है, लेकिन ये जो रेलो गीत है प्रमुख रूप से भील और कोरकू जाति द्वारा किया जाता है, इसलिए निमाड़ आएगा और मालवा भी उसके कुछ क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलगी तुर्रा किस लोक गायन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो निमाड़ में आयोजित किया जाता है। यह एक लोक गायन है जो राजस्थान की लोक कला संस्कृति से प्रेरित है और यह जो है निमाड़ अंचल में यानी खंडवा खरगोन में किया जाता है। मृदंग और झांझ के उच्च स्वर में गाया जाने वाला जो गायन है वो गायन है संत सिंगा जी का भजन। संत सिंगा जी का भजन खंडवा में, मानधाता में, ठीक है, ये किया जाता है। तो खंडवा से संबंध है संत सिंगा जी। यहाँ इनका भजन मृदंग और झांझ वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है तीव्र गति से। कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों बसदेवा तो बघेलखंड से रिलेटेड है, बिरहा भी बघेलखंड से रिलेटेड है, संजा गीत जो है मालवा से रिलेटेड है, नाथ पंथी जो है निमाड़ से संबंधित है और यह नाथ संप्रदाय के द्वारा कबीर, गोरख और जो भरथरी गायन है उसको इसमें प्रस्तुत किया जाता है नाथ जाति के द्वारा, नाथ संप्रदाय के द्वारा नाथ पंथी गायन कहते हैं। ठीक है। गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह निमाड़ में प्रचलित है। गरबा गरबी, गरबा में स्त्री नृत्य होता है, गरबी में पुरुष नृत्य होता है, दोनों मिलकर लोक गायन की शैलियों के रूप में जाना जाता है। इसको निमाड़ में किया जाता है। ठीक है, निमाड़ में। और वास्तव में ये जो है नवरात्रि के अवसर पर जिसको राजस्थान में गरबा कहते हैं वो यहाँ निमाड़ में लोक गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बघेलखंड का प्रसिद्ध लोक गीत है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो दोस्तों ये मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। यह गोंड और मुड़िया जनजाति के द्वारा मृत्यु के अवसर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा गाया जाता है और इसमें जो मृत्यु के बारे में है, यानी मृत्यु शाश्वत सत्य है, लोगों की मृत्यु होती है तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसी कुछ कहानी कथा के द्वारा इस गायन को जो है गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर बुजुर्ग लोगों द्वारा। आदिवासी जाति गोंड और मुड़िया। मटकी नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मटकी नृत्य मालवा का प्रमुख नृत्य है और इसमें जो ढोल की थाप होती है उसमें मटकी एक शैली है। ठीक है, ढोलक की एक शैली है मटकी, उसको बजाकर उस रूप में जो लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उसको हम मालवा में मटकी नृत्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा मालवा। आगे आता है झोला और झालरिया किस लोक नृत्य की शैलियां हैं? तो गणगौर नृत्य की दो शैलियां हैं, झोला और झालरिया। इसको माना गया है पुरुष और स्त्री जाति द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य गणगौर मालवा क्षेत्र में राजस्थान से प्रेरित है, ये वहां की जातियों द्वारा किया जाता है। तो गणगौर में झोला और झालरिया ये इसकी शैलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। निमाड़ क्षेत्र का फफरिया लोक नृत्य किस अवसर में किया जाता है? तो दोस्तों ये जो फफरिया लोक नृत्य है ये प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। फफरिया वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फफरिया लोक नृत्य। तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडल्या किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों
ये जो लोक नृत्य है मांडल्या, ये निमाड़ के अवसर पर निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मांडल्या कहाँ किया जाता है लोक नृत्य? तो निमाड़ में किया जाता है। निमाड़ मतलब खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इस क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से नृत्य की एक विशेष मुद्रा फुरहरी है? तो फुरहरी मुद्रा क्या होती है? फुरहरी मुद्रा का मतलब होता है महिलाएं जो हैं आपस में, जैसे महिलाएं हैं आपस में मिलजुल कर, ठीक है, और एक दूसरे का हाथ थाम कर क्या करें? डांस करें। ठीक है, ये इसका हाथ पकड़ ले और ये गोला बना दें, तो गोलाकार रूप में ये जो है एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करेंगे। इसको हम फुरहरी या फरहरी कहते हैं। और ये केहरा कहरा या कहरवा ताल, कहरा या कहरवा ताल, इससे रिलेटेड ये इनकी नृत्य शैली है और ये उसकी विशेषता है, उसकी मुद्रा है। राई किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये जो राई लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड में गाया जाता है और बुंदेलखंड में इस नृत्य को गाने के साथ साथ डांस भी किया जाता है, नृत्य भी करते हैं, इसलिए इसको लोक नृत्य कहते हैं। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है राई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा राई। और इसमें बीच में राई स्वांग भी होता है, विदूषक का नाम प्रमुख होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि की इस प्रसिद्ध रचना को त्रिकांडी के नाम से जाना जाता है। भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और बाद में इन्होंने, कहा जाता है कि अपनी पत्नी प्रेमिका के विरह में इन्होंने राजपाट छोड़ करके अनेक रचनाओं की रचना करी, जैसे वाक्यपदी, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, त्रय शतक के बारे में रचना करी। इनकी जो तीन रचना, एक रचना त्रिकांडी कहा जाता है, वह है वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम जो रचना है संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। संस्कृत का क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण का दार्शनिक रचना है। संस्कृत व्याकरण की कैसी रचना है? दार्शनिक रचना है। और वाक्यपदीयम कहा जाता है इसको, त्रिकांडी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि की रचना है। आगे बढ़ते हैं। महाकवि कालिदास का प्रथम नाट्य रचना कौन सी है? तो महाकवि कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। उज्जैन के दरबार में रहते थे। इनकी प्रसिद्ध पहली रचना है मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र के बीच की प्रेम कहानी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी रचना को रचा है और वह रचना है मालविका अग्निमित्रम। कालिदास की जिस प्रसिद्ध रचना के कारण उनको शेक्सपियर कहा जाता है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के बीच जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच की प्रेम कहानी को वर्णित किया गया है नाटक के माध्यम से। ठीक, रामचंद्रिका की रचना किसने करी? दोस्तों रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। केशवदास जो है ओरछा में जन्मे थे और वहां के शासक के दरबार में रहे, तो राजा रामचंद्र के बारे में इन्होंने रामचंद्रिका की रचना करी। तुलसीदास के द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, उसके बाद जिस ग्रंथ की लोकप्रियता है वह है रामचंद्रिका। केशवदास जी ने राम की कथा को इस रूप में वर्णित किया है, एक नए रूप में। ठीक है, आंसर होगा केशवदास। कौन सा नाटक भवभूति का नहीं है? तो दोस्तों इनमें से महावीर चरितम, उत्तराम चरितम, मालती माधव, ये तीनों रचनाएं भवभूति की हैं। इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा, ये सभी नाटक हैं, अर्थात डी नंबर इनमें से कोई नहीं। कविराज की कुंडलियां, मृत्यु अथवा हत्या, अमर बलिदान किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक हिंदी साहित्य के महान कवि रहे, ओजस्वी वक्ता रहे, इनके प्रखर भाषणों का संग्रह ये अमर बलिदान नामक ग्रंथ में संग्रह किया गया है। कविराज की कुंडलियां, मृत्यु अथवा हत्या, ठीक है, और संसद के 3 दशक, ये जो है रचनाएं अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। इन्होंने ही रचा है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उन्होंने ही लिखा है कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस तरीके से उन्होंने ओजस्वी
प्रेरणास्पद जो पंक्तियों के साथ रचनाएं रची हैं, वह राजनीति के साथ साथ आम जन व्यक्ति के जीवन में एक ऊर्जा का संचार करने वाली कविताएं हैं, ओज गुण से युक्त हैं। तो इसकी रचना करने वाले महान रचनाकार हैं B.R. वाजपेयी जी। राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो दोस्तों राखी की चुनौती रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान भी हिंदी की एक प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं और इन्होंने रचा है राखी की चुनौती। ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी के कवि ब्रह्मराक्षस के लेखक हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्मराक्षस। कौन सी रचना है? ब्रह्मराक्षस। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके बारे में हमने पढ़ा, इन्हीं की रचना है। ठीक है। ब्रह्मराक्षस के लेखक मुक्तिबोध जी हैं। कवि पद्माकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों सागर जिले में पद्माकर स्मृति समारोह भी होता है और सागर में पद्माकर जी का जन्म भी हुआ था। पद्माकर समारोह भी सागर में होता है, ध्यान रखिएगा, सागर। ठीक है। हाँ, विवाह के समय बारात के स्वागत में बघेलखंड में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसका आंसर है कलसा। जब द्वारचार हो जाता है उसके बाद वर यानी दूल्हा जब आंगन में जाता है मंडप के नीचे, उस समय जो वहां की महिलाएं हैं उनके द्वारा कलसा ले जाकर उस दूल्हा के सामने गीत प्रस्तुत किया जाता है, उसकी अगवानी की जाती है, उसको हम कहते हैं कलसा नृत्य, कलसा डांस। ठीक है। किस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहा जाता है? तो बिरहा नृत्य। बिरहा मतलब अहिर जाति के द्वारा, यादव जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह जो है बिरहा को अहिराई नृत्य भी कहते हैं। किस नृत्य को साजन सजनी नृत्य कहते हैं? केमाली नृत्य। केमाली नृत्य को हम साजन सजनी नृत्य कहते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष के द्वारा गीतों के माध्यम से सवाल जवाब भी किया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम साजन सजनी नृत्य, केमाली नृत्य को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो राजकीय नाट्य है माच। माच जो है मूलतः उज्जैन से विकसित हुआ। वहां के राधा किशन, राम किशन और गुरु फकीर चंद, इन तीनों का योगदान रहा, अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया। तो माच जो है राजकीय नाट्य है, राजकीय नाट्य घोषित किया गया है। माच का उद्गम कहां से हुआ? उज्जैन से माना जाता है। ठीक। मध्य प्रदेश की लोक कलाओं में भवाई क्या है? तो मध्य प्रदेश की लोक कलाओं में भवाई जो है लोक नाट्य है और यह भील जाति के द्वारा झाबुआ क्षेत्र में, भील जाति के द्वारा झाबुआ क्षेत्र में मुख्य रूप से भवाई या भवाई लोक नाट्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गम्मत लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों गम्मत जो लोक नाट्य है ये प्रचलित है आपका निमाड़ क्षेत्र में। गम्मत जो है लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? लोक नाट्य में निमाड़ क्षेत्र में। निमाड़ मतलब खंडवा खरगोन में गम्मत लोक नाट्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोक नाट्य में जो गम्मत शैली है, गम्मत का प्रकार है, कहाँ किया जाता है? तो ये निमाड़ में किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेरी में कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों गरीबनाथ का मेला, कान्हा बाबा का मेला, सिद्ध बाबा का मेला, जगतश्री देवी का मेला। जगतश्री देवी का मेला जो है चंदेरी में लगता है और ये जगतश्री देवी माँ की उपासना चंदेरी की राजा करते थे, ऐसी मान्यता है, इसीलिए उनके नाम से मेला स्टार्ट हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश समारोह और उत्सव के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। तो इनमें से 4 कथन दिए गए, उनमें से कोई एक सही बताना है। निमाड़ उत्सव प्रतिवर्ष राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, ये सही है। निमाड़ उत्सव कहाँ होता है? खंडवा खरगोन बड़वानी में। खरगोन में कहा? महेश्वर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है, सही है। ध्रुपद समारोह शुरुआत 1981 में भोपाल में हुई थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी कथन सही हैं। ठीक है। प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो तेली की सराय है ये मुगल कालीन कला का स्थापत्य नमूना है। ये हंडिया में है। हंडिया कहाँ है? हरदा जिले में है। हरदा जिले में जो है ये तेली की सराय बनाई गई है, मुगल काल में बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फाल, मदन महल किला किस जिले में है? तो ये जबलपुर जिले में है। राजा मदन शाह गोंड राजा के नाम उन्होंने बनवाया। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। रानी दुर्गावती जो गढ़ मंडला शासक क्षेत्र था, ठीक है, धुबेला में उनकी समाधि बनी है रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती के नाम से वहाँ विश्वविद्यालय भी है, तो जबलपुर में इससे
इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है? अशोकनगर चंदेरी में। अशोकनगर चंदेरी में जो बत्तीसी बावड़ी है, कहा जाता है कि इस बावड़ी में कभी पानी का स्तर कम नहीं होता, और कहा जाता है कि इतिहासकारों ने कहा है कि जब तक समुद्र में पानी रहेगा तब तक इस बत्तीसी बावड़ी में भी पानी रहेगा। मतलब इसका जो जल स्रोत है ये प्रारंभिक चट्टानों में पाया जाता है, इसीलिए यह ऐतिहासिक रूप से घूमने लायक जगह है। ऐतिहासिक ये अशोकनगर चंदेरी में है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एक सुंदर पहाड़ी सैरगाह है। सी नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पचमढ़ी प्रदेश का हिल स्टेशन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन। यह सतपुड़ा की रानी कहलाता है, पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है, और मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये जो है सतपुड़ा पर्वतमाला में महादेव पर्वत पर ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित ही है। साथ ही साथ जो पचमढ़ी है, यहाँ अनेक जलप्रपात भी हैं, रजत जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, डचस फॉल जलप्रपात। ठीक है, यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है। तो पचमढ़ी जो है वहां से तवा नदी का उद्गम भी होता है। ये सुंदर पहाड़ी सैरगाह है, मतलब ऊंची सतपुड़ा की वादियों में स्थित स्थल है, और वहां की प्राकृतिक सुंदरता दर्शनीय है। तो पहाड़ी सैरगाह इसको देखा जा सकता है। सी नंबर सही। प्रसिद्ध शौकत महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शौकत महल है भोपाल में। तो दोस्तों शौकत महल भोपाल में स्थित है। भोपाल के जो नवाब थे, जो शासक थे, उन्होंने इसको पब्लिक हॉल के रूप में, सभागार के रूप में इस्तेमाल किया था। और यह शौकत महल कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। इसी के बगल में शौर्य स्मारक, समर स्मारक सब मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनवाया गया है, और यह भोपाल में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। असरफी महल, नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? तो ये मांडू में है। मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है, आनंद की नगरी कहा जाता है। गुलाम राजधानी मांडू द सिटी ऑफ जॉय के लेखक बताया है कि जो मांडू है उसमें कई शैलियों के महल स्थित हैं। उन्हीं में से असरफी महल, नीलकंठ महल है मांडू में। ठीक है, मांडू कहाँ है? धार में। खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो खरबूजा महल जो है मध्य प्रदेश के ये धार जिले के किले में स्थित है खरबूजा महल। और वैसे खरबूजा महल, एक और महल को कहा जाता है बिल्किस बेगम के महल को। बिल्किस बेगम जो है शाहजहां की पुत्र वधू थी, यानी शाहजहां और मुमताज महल के जो पुत्र था शाहजी, उसके पत्नी थी। ठीक है, बिल्किस बेगम, उसके महल को बुरहानपुर में बना है, उसको भी खरबूजा महल कहा जाता है, लेकिन खरबूजा महल धार में स्थित है, इसका पक्का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनवाया गया था? तो ताजमहल जिस नमूने पे सम्राट, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, उसकी जो प्रेरणा थी, उसकी जो प्रतिकृति का स्रोत था, वो था मांडू का होशंग शाह का मकबरा। राजा होशंग शाह ने मांडू में मकबरा बनवाया था। ठीक है, और ये संगमरमर से निर्मित भारत की प्रथम इमारत थी। ठीक, और बाद में इसी के तर्ज पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था आगरा में। नेक्स्ट आता है, ये प्रमुख स्थान है, उनसे संबंधित कुछ मंदिर हैं, उन्हें हमें बताना है। चित्रकूट किस लिए फेमस है? चित्रकूट पौराणिक स्थल है। यहाँ राम वनवास जब हुआ था 14 वर्ष का, यहाँ राम जी ने कुछ समय बिताया था। यहाँ भरत मिलाप स्थित है, कामदगिरी पर्वत स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी रिवर स्थित है, हनुमान धारा है। ठीक, और तुलसीदास जी के जीवन से इसको जोड़ा गया है कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। मैहर जो है मां शारदा मंदिर के नाम से फेमस, गोल की मठ है। ठीक, मां 52 शक्तिपीठों में से एक है मां शारदा मंदिर। ओरछा मंदिर, ओरछा में राम मंदिर स्थित है। ओंकारेश्वर में मानधाता मंदिर खंडवा में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कालिदास की किस रचना में राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा को वर्णन किया गया है? वह रचना है विक्रमोर्वशीयम। इसमें राजा पुरूरवा और जो स्वर्ग की अप्सरा होती है उर्वशी, उसके बीच प्रेम हो जाता है, और जब दरबार में उर्वशी डांस कर रही होती है तो पुरूरवा से उसके प्रेम के कारण वो अच्छे से डांस नहीं कर पाती है। तब इंद्र जो है श्राप देते हैं, और फिर इन दोनों का विवाह होता है। वो धरती में आती है उर्वशी,
दोनों के बीच प्रेम विवाह होता है और उसमें इंद्र ने कहा था कि तभी आप स्वर्ग वापस आ सकती हो जब आपके द्वारा जन्मे बच्चे को उसका यानी पिता यानी जो पुरुरवा है उसको देख लेता है। तो इस तरीके से फिर जो कहानी है प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर कालिदास जी ने लिखा है। तो विक्रम और वसीयम इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, किस कवि ने शिवा बावनी की रचना की थी? तो शिवा बावनी की रचना करने वाले जो कवि हैं वो कविराज भूषण है। कवि कौन है? भूषण। भूषण ने छत्रसाल दशक रचा है। शिवराज भूषण, भूषण दुल्लास, भूषण उल्लास, शिवा बावनी चीज है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है स्तुति की गई है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। कामायनी वैसे रचना है जयशंकर प्रसाद की, लेकिन कामायनी के बारे में विस्तार पूर्वक एक समग्र दृष्टि के साथ रचना है और गजानन माधव मुक्तिबोध यानी कामायनी पर विचार करने के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस रचना को रचा है। कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, मुक्तिबोध की रचना है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो दोस्तों मिट्टी की बारात जो रचनाकार हैं ये हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जो है इन्होंने ही मिट्टी की बारात की रचना करी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राह किनारे बैठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राह किनारे बैठ, तिलिस्म, परिक्रमा, फिर किसी बहाने, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा रचना किसने करी है? तो इसकी रचना करने वाले व्यक्ति हैं शरद जोशी। ये राह किनारे बैठ इसकी रचना हो जाएगी शरद जोशी की। शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। महावीर भवानी प्रसाद मिश्र किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी इनकी कविता से कहानी संग्रह है और भवानी प्रसाद मिश्र की इसी रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1972 में मिला था। कब मिला था? सन 1972 में मिला था बुनी हुई रस्सी के लिए। निम्न में से कौन सी रचना संत सिंगा जी की है? तो दोस्तों संत सिंगा जी खंडवा मानधाता के महान संत रहे निमाड़ के और इन्होंने रचना रची 12 मासी, शरद, 15 तिथि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ स्थान है जहां से कुछ विशेषताएं मेल खाती हैं। भव्य प्रवेश द्वार सांची में है। सांची का स्तूप भी रायसेन में है। वराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा कहाँ है? उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? विदिशा जिले में स्थित हैं। वराह प्रतिमा यहीं से एरण मिला है, एरण सागर में है। हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ है? वेशनगर। वेशनगर कहाँ है? विदिशा में है। यहाँ हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम क्या है? तो दोस्तों बड़वानी जिले में स्थित जो मुख्य किला है उसका नाम है सिंधवा। क्या नाम है? सिंधवा का किला है, ये बड़वानी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रंग महल किस गुफा समूह को कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो रंग महल है ये गुफा समूह को कहा जाता है, उसका नाम है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार जिले में है और इसको रंग महल कहा जाता है इसकी चित्रकारी के कारण। और इसको बौद्ध चित्रकला का प्राण भी कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश की अजंता एलोरा कहलाने वाली ये गुफाएं महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाओं के समान प्रसिद्ध हैं। वहां की चित्रकारी के समान यहाँ की चित्रकारी फेमस है और इसको रंग महल भी कहा जाता है। ये बाघ की गुफाएं हैं, धार जिले में है, बाघनी नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, असत्य कथन का चुनाव करें। दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जोड़ा गलत है। दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में सही है। महमूद खिलजी की कब्र मांडू में सही है और अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार सही है। दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में, महमूद खिलजी की कब्र मांडू में, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में। दोस्तों ये जो शासक थे ये मालवा के क्षेत्र में इन्होंने शासन कभी न कभी किया था, इसीलिए इनसे संबंधित ये तथ्य ये फैक्ट याद रखिएगा। दौलत खां का मकबरा बुरहानपुर में, महमूद खिलजी की कब्र मांडू में, खिलजी शासक था ये, और अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में, मांडू में यानी मांडू में धार में, ठीक है। मांडू कहाँ है? धार में है, ठीक। पेशवार बाजीराव की समाधि खंडवा में, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनकी जो समाधि है पेशवा बाजीराव की ये रावर खेड़ी है
और रावड़खेड़ी कहाँ है? खरगोन में है। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये देवारी गायन, बैरायट गायन, वसुदेवा गायन और विरहा गायन। तो इसका आंसर हो जाएगा देवारी गायन। ठीक है, देवारी गायन की विषय वस्तु जो है राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर है। फाग गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? मुख्य रूप से बघेलखंड और बुंदेलखंड में है, लेकिन वर्तमान में सभी क्षेत्रों में होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लोकगीत बघेलखंड से संबंधित है? तो ये पंडवानी, पंडवानी जो है वहां की गोंड आदिवासियों द्वारा किया जाता है पंडवानी लोकगीत, और ये बघेलखंड में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस नाट्य का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के बघेलखंड में होता है? वो है आंसर लकड़बग्घा। ठीक है, लकड़बग्घा एक प्रकार से मानव और पशुओं के बीच जो संबंध है, संयोग है, उसको बताने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों, मंच की आवश्यकता नहीं होती। इस लोक नाट्य को गीत के माध्यम से, ठीक है, गीत के माध्यम से स्त्री पुरुष पक्ष के द्वारा आपस में एक गुट बनाकर किया जाता है, और जो गुट जीत जाता है वो हारे हुए गुट पर अपनी शर्तें थोपता है और उसे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भदौरिया राजा बदन सिंह। भदौरिया राजा एक बदन सिंह थे, और यह भिंड जिले में अटेर दुर्ग चंबल की घाटी में निर्मित किया गया है। कहाँ है? भिंड जिले में। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश के ताज उल मस्जिद, गौहर महल, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटक स्थल किस क्षेत्र में? तो ये सारे पर्यटन स्थल हम देखेंगे अपने भोपाल में। यहाँ ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है बैठक क्षमता की दृष्टि से। गौहर महल ये कुदसिया बेगम द्वारा निर्मित किया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1983 में ये भोपाल में स्थापित है, 4.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ये भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1956 में बना, 1972 में जिला बना। ठीक है। हाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? तो दोस्तों, ये जो फूलबाग है ग्वालियर में, ये जो स्मारक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। वहां स्मारक जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समाधि के रूप में फेमस है, और ये फूलबाग कहलाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रशस्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता रची है उसका नाम है झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से हमारा यह प्रश्न नेक्स्ट है, जय विलास महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जय विलास महल एक ऐतिहासिक महल है, और इसकी जो निर्माण है, इसका निर्माण करवाया गया था ग्वालियर में। और ग्वालियर में किसने करवाया था? जीवाजी राव सिंधिया ने। जीवाजी राव सिंधिया का यह आदिवासी निवास स्थान था। उनका यह निवास स्थान था, उनके रहने का स्थान था, पैलेस था। ये ग्वालियर में है, और वर्तमान में सिंधिया राजघराने का अधिकार इस पे है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में राजा मदन शाह द्वारा बनवाया गया था। ठीक, 13वीं शताब्दी में 1280 के आसपास। असत्य युग्म का चयन करें। इसमें से बताया गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? तो बताएं। बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, सही है। चित्रावण निमाड़ की लोक चित्रकला है, ये गलत है क्योंकि ये मालवा की है। चितिरे जाति के द्वारा लोक चित्र दीवालों पर बनाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर, अन्य मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं। नेवरा नामे बघेलखंड का लोक चित्र है, सही है। लंगुरिया मध्य भारत का लोक नृत्य है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें असुमेलित चयन का कथन सेलेक्ट करें। कौन सा असुमेलित है? खाज्या नायक सांगली ग्राम भीमन निमाड़ से रिलेटेड है, इनका जन्म हुआ था, सही है। धीर सिंह का जन्म कशिया टोला रीवा में हुआ, सही है। पेमा फत्या झाबुआ से रिलेटेड, सही है। झलकारी बाई ग्वालियर, गलत है। इनका जन्म हुआ था भोजला कहाँ है? झांसी में। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये सहायिका भी थी। इनका जन्म ग्वालियर में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था भोजला झांसी में, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और इस सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया असत्य युग्म का चयन करें। तो कौन सा असत्य युग्म का चयन करने में हमें बताना है? उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी की स्थापना 1979 में हुई, सही है। कहाँ हुई? भोपाल में हुई।
मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में हुई, ये भी सही है। अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1984 में। और मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में, ये सही है। ये सारी एकेडमी भोपाल में स्थित हैं और इनका जो स्थापना वर्ष है ये हमें याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हमारी जो कला संस्कृति के महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनकी हमने विस्तार से चर्चा की। आपके पास कोई कमेंट में सुझाव है उसे भेजें, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको वीडियो के इनबॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज को आगे जारी रखेंगे और आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।